नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। धूल भरी सड़कों पर लखन का ठेला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन आंखों में अपनी बेटी के भविष्य की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मटके ले लो मटके। लखन की आवाज़ में आज कुछ अलग ही जान थी। रंग बिरंगे शुद्ध मिट्टी के बने हुए मटके। एक बुजुर्ग महिला अपनी छत पर कपड़े सुखाते हुए नीचे चिल्लाई, अरे लखन भैया, आज तो बहुत जोर से चिल्ला रहे हो। लखन ने अपना ठेला रोका और हाथ जोड़कर कहा, काकी जी क्या करूं, बेटी बड़ी हो रही है, स्कूल भेजना है, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, काकी ने समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन अभी तो घर में मटके पड़े हुए हैं। हाँ, अगली बार ज़रूर लूँगी। लखन का मन भारी हो गया, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं काकी जी, जब ज़रूरत हो तो बताना। शाम ढलते ढलते जब लखन थका हारा घर पहुंचा, तो सरला दरवाजे पर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों में निराशा और गुस्से का मिश्रण था। कितने मटके बिके? सरला ने सीधे सवाल किया। लखन ने झिझकते हुए कहा, आज केवल 3-4 ही बिके। 3-4? सरला का स्वर तीखा हो गया। लखन, तुम समझते क्यों नहीं? हमारी बिटिया रोज पूछती है कि क्यों वो स्कूल नहीं जा सकती। क्या जवाब दूं उसे? लखन चुपचाप बैठ गया। उसके कंधे झुक गए थे। सरला ने आगे कहा, देखो, मैं तुम्हारी मेहनत को समझती हूँ, लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। कभी सोचा है कि दूसरे गांवों में जाकर भी काम करूं? दूसरे गांव? लखन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, यहाँ तो सभी के पास मटके हैं। नए ग्राहक चाहिए तो नई जगह जाना पड़ेगा। लखन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है सरला, कल से मैं पास के गांवों में भी जाऊंगा। जो भी करना पड़े करूंगा। अगले दिन सुबह सुबह लखन ने अपना ठेला तैयार किया। आज उसने पहले से ज्यादा मटके लादे थे। आज तो पक्का अच्छी कमाई होगी, उसने मन में सोचा। पूरे दिन वह 3 गांवों में घूमा। धीरे धीरे उसके मटके बिकने लगे। शाम तक उसके पास केवल आधा दर्जन मटके बचे थे। वाह, आज तो अच्छा दिन रहा। लखन खुश था। चलो अब बाजार में भी जाकर देखता हूँ। बाजार पहुँचते ही उसने अपनी आवाज़ लगाई, मटके ले लो मटके, रंग बिरंगे मजबूत मटके। तभी एक मोटा तगड़ा आदमी उसके पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने रौब से पूछा। लखन ने विनम्रता से कहा, भाई साहब, मटके बेच रहा हूँ, आपको चाहिए कोई? किससे पूछकर बेच रहा है यहाँ? आदमी ने डराने वाले अंदाज में कहा। लखन हैरान रह गया। भाई, यह तो सार्वजनिक बाजार है, यहाँ कोई भी अपना काम कर सकता है। किसने कहा तुझसे यह? आदमी गुस्से में बोला, यहाँ बिना हमारी इजाज़त के कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन भाई साहब, लखन ने समझाने की कोशिश की, मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा, बस अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ। चल हट यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। लखन का गुस्सा भड़क उठा। सालों की गरीबी और संघर्ष का गुस्सा। नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यह मेरा हक है, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आदमी की आंखें लाल हो गई। अच्छा, ऐसे नहीं मानेगा? ठीक है, अभी तेरी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। कुछ ही मिनटों में वह आदमी 4-5 गुंडों को लेकर वापस आ गया। देखो भाइयों, यह आदमी यहाँ हमारी मर्जी के बिना धंधा कर रहा है। जब मना किया तो कहता है कि देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता है। लखन की सांस फूलने लगी। नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। अब तू बोलेगा भी और काम भी करेगा। एक गुंडा आगे बढ़ा, मारो इसको। लखन ने हाथ जोड़े, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरे घर में छोटी बच्ची है, बीवी है, मैं सिर्फ 2 पैसे कमाने आया था। लेकिन वे लोग नहीं माने। उन्होंने लखन को बुरी तरह पीटा। उसके मटके भी फूट गए। आह, मुझे माफ़ कर दो। लखन दर्द से चिल्लाया, अब कभी यहाँ नहीं आऊँगा।
चल निकल यहाँ से, और अगली बार दिखा तो जान से मार देंगे। लखन लड़खड़ाते हुए बाजार से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। आंसू उसकी आंखों में आ गए। हे भगवान, यह कैसी जिंदगी दी है तूने? इतनी मेहनत के बाद भी इतना अपमान। वह अपने आप से बात कर रहा था, अब सरला को क्या मुंह दिखाऊंगा? बेटी का स्कूल कैसे होगा? तभी वहां एक साधु बाबा आए। उनके चेहरे पर दया के भाव थे। उन्होंने देखा कि लखन के पास कुछ टूटे हुए मटके पड़े हैं और वह दर्द से कराह रहा है। बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? साधु बाबा ने करुणा से पूछा। लखन ने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा जी, आप भी मुझे मारने आए हैं क्या? सभी को मुझसे इतनी नफरत क्यों है? साधु बहुत हैरान हुआ। अरे बेटा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तो यहाँ किसी और काम से आया हूँ। बताओ, यह सब कैसे हुआ? लखन ने पूरी कहानी बताई। साधु ने धैर्य से सुनी। बेटा, जिंदगी में कभी कभी इस तरह की परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। साधु बाबा ने आगे समझाया। बाबा जी, पर मैं अब क्या करूं? घर में बेटी है, बीवी है, सबका पेट कैसे भरूंगा? लखन की आवाज में निराशा थी। साधु ने मटकों की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, यह जो मटके बचे हैं, यह सब मुझे चाहिए। लखन ने आश्चर्य से देखा। बाबा जी, यह तो टूटे फूटे हैं, इनका आप क्या करेंगे? बेटा, मुझे कल मंदिर में एक विशेष पूजा करनी है। इसके लिए मुझे मिट्टी के बर्तन चाहिए। टूटे हो या साबुत, सभी काम आ जाएंगे। लखन ने उदासी से कहा, बाबा जी, अब तो मेरे पास पैसे की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इन मटकों की कीमत दे सके तो। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। लखन का चेहरा और भी उतर गया। साधु ने आगे कहा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ जो इन मटकों से कहीं ज़्यादा कीमती है। क्या बाबा जी? लखन ने उत्सुकता से पूछा। साधु ने अपने गले से एक सुंदर माला उतारी। माला में अजीब तरह के मोती थे जो अलग अलग रंगों में चमक रहे थे। यह लो बेटा, मेरी यह माला। लखन ने हैरानी से माला देखी। बाबा जी, यह माला मेरे किस काम आएगी? मुझे तो पैसों की ज़रूरत है। साधु ने गहरी नज़रों से लखन को देखा। बेटा, यह कोई मामूली माला नहीं है। यह तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। इसमें वह शक्ति है जो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल कर सकती है। लेकिन बाबा जी, लखन को अभी भी संदेह था। सुनो बेटा, साधु बाबा ने धैर्य से समझाया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर यह माला तुम्हारे किसी काम नहीं आई, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा नुकसान हुआ है, तो तुम कल शाम मंदिर में आकर मुझसे मिलना। मैं यह माला वापस ले लूँगा और तुम्हें इन सभी मटकों के पूरे पैसे दूंगा। साधु की बातों में कुछ तो था जिसने लखन को प्रभावित किया। यह माला सच में कीमती लग रही है। लखन ने पूछा, बेटा, कीमत सिर्फ पैसों से नहीं आंकी जाती। कभी कभी जो चीज़ें दिखने में साधारण लगती हैं, वही सबसे कीमती होती हैं। साधु ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। लखन ने माला अपने हाथ में ले ली। एक अजीब सी गर्माहट उसे महसूस हुई। ठीक है बाबा जी, आपकी बात पर भरोसा करके मैं यह माला ले लेता हूँ, लेकिन अपना वादा याद रखिएगा। साधु मुस्कुराया। बिल्कुल बेटा, तुम निराश नहीं होगे। उन्होंने मटके उठाए और आगे बढ़ते हुए बोले, और हाँ, एक बात, इस माला को अपने दिल के पास रखना। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो इसे छूकर अपनी मंजिल के बारे में सोचना। साधु चले गए और लखन वहीं बैठा माला को देखता रहा। शाम का सूरज डूब रहा था और लखन के मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी थी। हे भगवान, काश यह माला वाकई मेरी किस्मत बदल दे। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा। रात का अंधेरा हो चुका था जब लखन घर पहुंचा। उसके हाथ में माला थी और चेहरे पर थकान के साथ साथ
एक अजीब सी उम्मीद भी थी। दरवाजे पर दिया जल रहा था। सरला उसका इंतजार कर रही थी। इतनी देर कैसे हो गई? सरला ने चिंता से पूछा। फिर उसकी नज़र लखन के चेहरे के निशानों पर पड़ी। अरे, यह क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहीं लड़ाई तो नहीं की? लखन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सरला, आज बहुत कुछ हुआ है। पहले तुम बैठो, मैं सब बताता हूँ। सरला घबराकर बैठ गई। लखन ने फिर पूरी घटना सुनाई, बाजार में पिटाई से लेकर साधु से मिलने तक। और वह साधु बाबा ने कहा कि यह माला मेरी तकदीर बदल देगी। लखन ने माला दिखाते हुए कहा। सरला पहले तो चुपचाप सुनती रही, फिर अचानक उसे हंसी आ गई। वह इतनी जोर से हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब तुम्हें एक साधु बाबा ने कुछ भी कह दिया और तुम मान गए? सरला ने हंसते हंसते कहा। अरे भगवान, कितने बड़े भोले हो तुम। लखन का तो मुंह ही उतर गया। सरला, तुम हंस क्यों रही हो? उन्होंने सच में कहा था कि? सरला ने हंसी रोकते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी कह दिया कि यह माला बहुत कीमती है, इससे तुम्हारे काम में तरक्की होगी, और तुमने मान लिया? वाह! लेकिन सरला, उन्होंने तो यह भी कहा था कि अगर यह माला काम नहीं आई तो मैं इसे वापस कर सकता हूँ। लखन ने सफाई देने की कोशिश की। सरला की हंसी का दौरा फिर से शुरू हो गया। और तुमने यह भी मान लिया? अरे मेरे सीधे साधे पति जी, अगर ऐसी बात है तो अभी जाकर सुनार के पास पता लगाओ कि यह माला कितने की है। सुनार के पास? लखन ने पूछा। हाँ, जाकर देखो कि इस माला में कुछ है भी या नहीं, फिर पता चल जाएगा कि वह साधु सच कह रहा था या झूठ। अगली सुबह लखन माला लेकर गांव के सुनार मोतीलाल की दुकान पर पहुंचा। मोतीलाल एक अनुभवी सुनार था और गांव में उसकी अच्छी साख थी। नमस्कार मोतीलाल भाई, लखन ने विनम्रता से कहा। अरे लखन भाई, कैसे आना हुआ? कुछ खरीदना है क्या? मोतीलाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं भाई, खरीदना तो नहीं है, इस माला को देखकर बताना है कि यह कैसी है। लखन ने झिझकते हुए माला निकाली। मोतीलाल ने माला हाथ में ली और ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसकी नज़र माला की मोतियों पर पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे वाह! वह चौंकते हुए बोला, यह कहाँ से लाए हो लखन भाई? क्यों, कुछ खास बात है क्या? लखन ने उत्सुकता से पूछा। मोतीलाल ने माला को और करीब से देखा, फिर अपना चश्मा लगाकर हर मोती को परखा। लखन भाई, यह तो बहुत ही कीमती माला है। उसने रोमांच से कहा, देखो, यह असली मूंगे के मोती हैं, और यह बीच में जो नीला मोती है यह नीलम का है। इस तरह की माला आजकल मिलना तो बहुत मुश्किल है। लखन की सांस फूलने लगी। मतलब यह सच में कीमती है? बिल्कुल, तुम चाहो तो इसे मुझे बेच सकते हो, मैं इसकी अच्छी कीमत दूंगा तुम्हें। मोतीलाल की आंखों में लालच झलक रहा था। लखन ने हैरानी से पूछा, कितनी कीमत होगी इसकी? देखो, यह पुराने जमाने की माला है, इसके मोती बहुत ही उम्दा किस्म के हैं। मैं तुम्हें इसके 500 रुपये दे सकता हूँ। 500 रुपये? लखन के तो होश ही उड़ गए। इतने पैसे तो उसने कभी एक साथ देखे भी नहीं थे। हाँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुरंत अभी तुम्हें पैसे दे दूंगा, मोतीलाल ने उत्सुकता से कहा। लखन का मन किया कि वह तुरंत हाँ कह दे, लेकिन फिर उसे सरला का ख्याल आया। मोतीलाल भाई, पहले मुझे अपनी पत्नी से पूछना होगा, मैं फिर आऊँगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, ऐसी माला फिर कब मिलेगी पता नहीं। लखन तेजी से घर पहुंचा। सरला आंगन में बर्तन धो रही थी। सरला, सरला! लखन ने उत्साह से उसे आवाज लगाई। क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सरला ने हाथ पोंछते हुए पूछा। सुनो तो, तुमने सही कहा था, मैं मोतीलाल के पास गया था। वह कहता है कि यह माला तो बहुत ही कीमती है। सच में? सरला की आंखें चमक गईं। हाँ, वह मुझे 500 रुपये दे रहा है इसके लिए। 500 रुपये? सरला ने अपना मुंह हाथ से दबाया। इतने पैसे? अरे भगवान! लेकिन सरला, लखन ने संकोच से कहा, मुझे लगता है हमें इसे नहीं बेचना चाहिए।
साधु बाबा ने कहा था कि इससे मेरी किस्मत बदल सकती है। सरला का चेहरा गंभीर हो गया। फिर से साधु बाबा की बातों में आ गए। लखन, समझदारी की बात करो, 500 रुपए कम हैं क्या? लेकिन सरला, कुछ नहीं। सरला ने सख्त आवाज में कहा, तुम गोल गोल बातें कर रहे हो। अगर यह माला हम नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? हमारे पास ठीक से खाने के भी पैसे नहीं हैं। लखन चुप हो गया। सरला ने अपनी बात जारी रखी, और देखो, अगर तुम काम पर नहीं जा सकते अभी क्योंकि तुम्हें मारा पीटा गया है, तो फिर कमाई कैसे होगी? यह माला बेचकर कम से कम कुछ महीने तो आराम से गुजारा हो जाएगा। लखन ने भी गहरी सांस ली। तुम ठीक कह रही हो। घर में रुपए ही नहीं आएंगे तो हम खाएंगे क्या? और जिस तरह से उन लोगों ने मुझे मारा है, लगता नहीं कि मैं कुछ दिन तक मटके बेचने जा पाऊंगा। बिल्कुल, तो फिर जाओ और इसे बेच कर आओ, सरला ने निश्चय से कहा। लखन वापस मोतीलाल की दुकान पर पहुंचा। मोतीलाल ने उसे देखते ही मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। आ गए लखन भाई, क्या फैसला लिया? लखन ने माला निकालते हुए कहा, मोतीलाल भाई, मैं यह माला बेचना चाहता हूँ। मोतीलाल ने खुशी से माला को फिर से देखा। बहुत अच्छा फैसला किया। देखो, यह माला कितनी खूबसूरत है। मैं तो इसे अच्छी जगह बेचूंगा। उसने अपनी तिजोरी से 500 रुपये निकाले और लखन के हाथ में रख दिए। यह लो, पूरे 500 रुपये, गिन लो। लखन ने कांपते हाथों से रुपए गिने। यह उसके लिए एक सपने जैसा था। धन्यवाद मोतीलाल भाई, इन पैसों से तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, व्यापार में यह सब तो चलता ही रहता है, मोतीलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। लखन जब घर पहुंचा तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने रुपए सरला के सामने रखे। देखो सरला, पूरे 500 रुपए। सरला की आंखें चमक गईं। सच में इतने सारे रुपए! मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हमारे पास भी इतने पैसे होंगे। अब तो हमारे बुरे दिन गए। लखन ने उत्साह से कहा, इतने पैसों से तो हम महीनों आराम से रह सकते हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम अपनी बेटी को स्कूल भी भेज सकते हैं, सरला ने खुशी से कहा। बिल्कुल, पहली बार लग रहा है कि हमारे भाग्य बदले हैं, लखन ने संतुष्टि से कहा। उस रात दोनों ने बड़े बड़े सपने देखे। लखन ने सोचा कि अब वह आराम से कुछ महीने रह सकेगा, फिर कोई बेहतर काम ढूंढेगा। सरला ने अपनी बेटी को स्कूल की यूनिफॉर्म में देखने का सपना देखा। 3-4 महीने ऐसे ही बीत गए। शुरू में तो लखन और सरला बहुत खुश थे। वे अच्छा खाते थे, अच्छे कपड़े खरीदते थे और बेटी की ज़रूरतों पर खर्च करते थे। लेकिन धीरे धीरे पैसे कम होते गए। एक दिन सुबह सुबह सरला ने चिंता से लखन से कहा, सुनिए, मैं सोच रही थी यह पैसे तो एक दिन खत्म हो ही जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? लखन भी इस बात को लेकर परेशान था। तुम सही कह रही हो सरला, इससे पहले कि यह पैसा बिल्कुल खत्म हो जाए, क्यों ना हम इसका सदुपयोग करें? मतलब? सरला ने पूछा। मेरा मतलब है कि हम इन बचे हुए पैसों को हमारी बेटी की शिक्षा के लिए रख देते हैं और मैं कल से फिर से काम ढूंढने लगता हूँ। सरला का चेहरा उतर गया। मतलब हमें फिर से वही गरीबी वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी? सरला, समझने की कोशिश करो। अजय, आपसे तो उम्मीद लगाना ही गलत है, सरला ने चिढ़कर कहा। अगर वो साधु बाबा की माला नहीं मिली होती तो हमारी जिंदगी इन कुछ महीनों में अच्छी कैसे कटती, वरना आपकी वजह से तो हमें उसी गरीबी में जीना पड़ता। लखन ने धैर्य से कहा, सरला, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन अब मैं फिर से मेहनत करूँगा, इस बार और भी ज़्यादा। अगले दिन से लखन ने फिर से मटके बनाना और बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उसके मन में एक कसक थी कि काश वह माला उसके पास होती। एक दिन जब वह अपने मटकों के साथ बाजार से गुजर रहा था तो उसे वही साधु बाबा दिखाई दिए जिन्होंने उसे वह माला दी थी। नमस्कार साधु बाबा, लखन ने हाथ जोड़कर कहा। साधु ने मुड़कर देखा। अरे लखन बेटा, कैसे हो? कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? बाबा,
सब आपकी कृपा से ठीक है, लखन ने विनम्रता से कहा। वह माला, वह तो सच में बहुत ही कीमती निकली। साधु मुस्कुराया। अच्छा, तो काम आई? जी हाँ बाबा, उससे हमें 500 रुपये मिले, लखन ने गर्व से कहा। साधु की तो मुस्कुराहट ही गायब हो गई। उनके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। क्या कहा? तुमने वह माला बेच दी? साधु ने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ बाबा, सुनार ने बहुत ही अच्छी कीमत दी, लखन बोला। साधु ने तो अपना माथा ही पीट लिया। अरे मूर्ख, यह तुमने क्या कर दिया? लखन घबरा गया। क्यों बाबा, क्या गलत किया मैंने? बेटा, वो बहुत ही कीमती माला थी, साधु ने दुखी होकर कहा। पर उसकी कीमत पैसों में नहीं थी। उस माला में एक विशेष शक्ति थी। तुम उसके दम पर कोई भी काम शुरू कर सकते थे और वह काम तुम्हें बहुत आगे तक ले जाता। लखन के होश उड़ गए। मतलब मैंने तुमसे कहा था ना कि इस माला को हमेशा अपने पास रखना, यह तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन तुमने तो इसे बेच ही दिया। लखन का मुंह सूख गया। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या अब कुछ हो सकता है? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? साधु ने उदासी से कहा। जहाँ तुमने यह माला बेची है, उससे जाकर पूछो कि वापस मिल सकती है या नहीं। लखन तुरंत मोतीलाल की दुकान की तरफ भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वह अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर सका। जहां पहले मोतीलाल की छोटी सी दुकान थी, वहां अब एक बड़ा और चमकदार शोरूम खुला हुआ था। बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे। मोतीलाल एंड सन्स, स्वर्णकार एवं आभूषण व्यापारी। यह क्या हो गया? लखन अवाक रह गया। अभी तो यहाँ एक छोटी सी दुकान थी, कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हो गया? उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसी माला के कारण हुआ है। शोरूम के अंदर जाते ही उसे मोतीलाल दिखाई दिया। वह अब बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। महंगे कपड़े, सोने की चेन और चेहरे पर एक अलग ही रौब। अरे लखन भाई, मोतीलाल ने उसे आवाज़ लगाई। कैसे आना हुआ? मोतीलाल भाई, लखन ने हकलाते हुए कहा। वो माला जो मैंने आपको बेची थी, वो मुझे वापस चाहिए। मोतीलाल ने हंसकर कहा। वह माला तुम्हें वापस चाहिए? अरे भाई, वो तो मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा, लेकिन वो माला मेरी थी, लखन ने विनती से कहा। थी, लेकिन अब वह मेरी है, मोतीलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। उस माला के आने के बाद से मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। पहले मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, 10 लाख रुपए के सोने के गहनों का कॉन्ट्रैक्ट। लखन ने आश्चर्य से पूछा। 10 लाख का? हाँ, और उसके बाद तो एक से बढ़कर एक बड़े ऑर्डर आने लगे। मैंने यह बड़ा शोरूम खोल लिया है। अब तो मैं इस इलाके का सबसे बड़ा सुनार हूँ। लखन की आंखों में आंसू आ गए। मोतीलाल भाई, माला से आपका जीवन बदल गया, लेकिन मैं तो वहीं का वहीं रह गया, जबकि वह माला मेरे ही पास थी। मोतीलाल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला। लखन भाई, मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन यह ज़रूर है कि तुमने मुझे वो माला दी थी और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो लखन ने उम्मीद से पूछा। इसलिए मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख सकता हूँ, अच्छी तनख्वाह दूंगा, बस काम ईमानदारी से करना। लखन का दिल टूट गया, लेकिन वह समझ गया कि अब तो माला वापस नहीं मिलने वाली। ठीक है मोतीलाल भाई, मुझे काम चाहिए। निराश होकर लखन घर लौटा और सारी कहानी सरला को बताई। सरला पहले तो बहुत हैरान हुई, फिर गुस्से से बोली, अब पछताने से क्या फ़ायदा, जो हो गया हो गया। हाँ सरला, तुम सही कह रही हो, लखन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। देखिए, मोतीलाल जो काम दे रहा है वही कर लीजिए, कम से कम एक पक्का काम तो होगा। सरला ने समझदारी की बात की। हमारे पास अभी भी 200 रुपये बचे हैं, उनसे बेटी की शिक्षा शुरू कर देते हैं। लखन ने भी सिर हिलाया। हाँ सरला, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं कितना मूर्ख था। मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए था। जल्दबाजी में मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब जो हुआ सो हुआ, आगे से समझदारी से काम लेना। सरला ने उसे सांत्वना दी। लखन ने संकल्प लेते हुए कहा,
मैं अब कोई गलती नहीं करूँगा, मेहनत से काम करूँगा और तुम दोनों को बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करूँगा। भले ही वो माला चली गई हो, लेकिन मेरे हाथ अभी भी हैं। मैं अपने दम पर अपनी किस्मत बनाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए। अगली कहानी। सुबह की शांति को तोड़ते हुए गीता के घर से आवाज़ें आने लगी। पता नहीं क्या समझती है खुद को, जैसे हमने तो कभी भंडारा ही ना देखा हो। गीता रसोई में बर्तन पटकते हुए बुदबुदा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अरे क्या हुआ भाग्यवान, किसे कोस रही हो सुबह सुबह? पति रामेश्वर ने अखबार से नजरें उठाते हुए पूछा। वही हमारी पड़ोसन कमला है ना, पता नहीं क्या समझती है खुद को। गीता ने चूल्हे पर चाय का बर्तन जोर से रखा। क्यों माँ जी, क्या हुआ? उन्होंने आपसे कुछ कह दिया क्या? बड़ी बहू तारा दौड़ती हुई रसोई में आई। गीता की सांसें तेज हो रही थी। अरे इसने भंडारा रखवाया था ना कल, मैं भी चली गई भंडारा खाने। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्या ले लिया आलू पूरी। वो मुझसे बोली, भाभी जी और भी लोग हैं, ज़रा संभल के। अरे फिर भंडारा करवाते क्यों हो अगर नहीं खिला सकते तो? ये भी कोई बात हुई? गीता का गुस्सा और बढ़ गया। तब रामेश्वर ने धैर्य से पूछा, लेकिन तुमने कितनी बार लिया था आलू पूरी, वो तो बताओ। कहाँ ज़्यादा लिया था, 10-20 पूरी और 4-5 बार तो सब्जी लेने गई थी, गीता ने लापरवाही से कहा। क्यों, तुम्हें क्या लगा था कि आज हमारे घर में खाना नहीं बनेगा, जो सारे दिन का खाना वहीं खाने लगी तुम? रामेश्वर की आवाज़ में हल्की झुंझलाहट थी। मैं तो चखने चिखाने जितना ही खा रही थी, गीता ने बचाव में कहा। तारा ने तब आग में घी डालते हुए कहा, लेकिन मैं तो अब कमला को नहीं छोड़ूंगी। उसे क्या लगता है वही भंडारा करवा सकती है? माँ जी, उन्होंने आपको टोका है ना, हम भी उन्हें दिखा देंगे कि हम उनसे भी बड़ा भंडारा करवा सकते हैं। तभी छोटी बहू सुमित्रा भी उत्साह से बोली। रामेश्वर ने सिर हिलाया। ओह, किसी और को देखकर खुद क्यों कुएं में कूदना है? छोड़ो इस बात को यहीं पर। ऐसे कैसे छोड़ दूं? आप नहीं जानते कमला को, वो पूरे मोहल्ले में हल्ला करेगी, गीता भंडारा खाने आई थी। गीता की आंखों में अपमान के आंसू दिखे। उसी समय बेटा मोहित ऑफिस के लिए तैयार होकर आया। हाँ पापा जी, माँ सही कह रही हैं, हमारे मोहल्ले में ऐसी खबरें ना आग की तरह फैलती हैं। ओहो, तो इन्हें फैलाते भी तो आप ही लोग हो ना, भूल जाओ इस बात को यहीं पर। रामेश्वर ने समझाने की कोशिश की। मोहित ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं पापा जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हमें भी दिखाना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी उनसे बड़ा भंडारा करवा सकते हैं। रामेश्वर की सांस फूलने लगी। गई भैंस पानी में। तभी छोटा बेटा राहुल भी कॉलेज के लिए तैयार होकर आया। अरे अरे अरे, सुबह सुबह किस बात की मीटिंग चल रही है भाई? गीता ने नाटकीय अंदाज में कहा। मोहित, अगर तू सच में मेरा बेटा है ना, तो मेरा प्रतिशोध तो तुझे लेना ही होगा। राहुल हंसता हुआ बोला, माँ आप कहो तो सही, मैं दुनिया में आग लगा दूंगा, लेकिन यह प्रतिशोध होता क्या है, पहले वो तो बताओ। मोहित ने समझाया, वो पास वाली कमला काकी है ना, उन्होंने माँ जी को भंडारा खाने से रोका है आज। माँ जी का मन बड़ा ही दुखी हो गया है। रामेश्वर ने तब व्यंग्य से कहा, यह दुखी तुम्हारा मन है? अरे आप लोग समझते नहीं, यह मन की नहीं, तुम्हारे पेट की आवाज़ है, जिसने इतना कुछ अपने अंदर डाला है कि अब कोई जगह ही नहीं बची। राहुल गुस्से में भड़क गया। कमला काकी की इतनी हिम्मत, वो आपको खाने से रोके? माँ आप चिंता मत कीजिए, हम उनसे भी ज़्यादा बड़ा भंडारा करवाएंगे और पूरे मोहल्ले को खिलाएंगे। तारा ने ताली बजाते हुए कहा, हाँ हाँ, और ऐसा भंडारा करवाएंगे कि कोई कभी भूल भी नहीं पाएगा। रामेश्वर ने हार मानते हुए कहा, जी हाँ, जैसी माँ वैसे बेटे। कुछ दिनों बाद शर्मा जी के परिवार ने कमला से भी बड़ा भंडारा आयोजित किया। पूरे मोहल्ले को न्योता भेज दिया गया। रामेश्वर बिलों का ढेर देखकर सिर पकड़कर बैठ गया। ये खाने का बिल, ये टेंट वालों का बिल, ये पानी का बिल,
बिना मतलब के इतना सारा खर्चा हो गया। मोहित ने गर्व से कहा, अरे पापा, यह हमारी माँ की इज्जत का सवाल था, इतना तो करना ही था। अरे इसमें कोई इज्जत की बात नहीं, बस देखा देखी करनी थी तुम लोगों को, लेकिन उसके चक्कर में देखो कितना खर्चा हो गया। रामेश्वर का चेहरा उदास हो गया। तारा ने संतुष्टि से कहा, लेकिन कमला काकी को तो अच्छा सबक मिल गया, अब वो माँ जी को कुछ नहीं कहेंगी। कुछ दिन बाद सुबह सुबह शोरगुल की आवाज़ें आने लगी। ये सुबह से पास में इतनी आवाज़ें क्यों आ रही हैं? गीता ने खींच कर पूछा। अरे वो बगल के चोपड़ा जी मकान बेचकर चले गए, अब उनकी जगह पर नए लोगों ने मकान खरीदा है, उन्हीं का सामान आ रहा है, इसीलिए आवाज़ हो रही है, रामेश्वर ने समझाया। अच्छा, कौन है वो लोग? गीता की जिज्ञासा बढ़ गई। अभी नए नए आए हैं, इतना तो पता नहीं है। हाँ, अब मोहल्ले में आ ही गए हैं तो पहचान भी हो जाएगी धीरे धीरे, रामेश्वर ने कहा। गीता उत्साह से बोली, मैं ज़रा मिलकर आती हूँ उनसे। अरे रुको भी, अभी तो उनका सामान आ रहा है, उन्हें घर में तो आने दो पहले। रामेश्वर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गीता को अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं था। अरे फिर देखो तो सही कि क्या क्या सामान आया है। तारा भी उत्सुक हो गई। आइए ना माँ जी, देखते हैं क्या क्या सामान है। रामेश्वर ने हताश होकर कहा, ओह, इन औरतों की जासूसी की आदत नहीं जाने वाली कभी। चलो हम दो चलते हैं सैर पर, तुम लोग करो पंचायत। गीता, तारा और सुमित्रा तीनों खिड़की से बाहर झांकने लगी। उन्होंने देखा कि नए पड़ोसियों के सामान में बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन थे। माँ जी, इनके पास बर्तन देख रही हैं आप, कितने बड़े बड़े हैं? तारा ने आश्चर्य से कहा। ऐसा लगता है कि इस परिवार में बहुत सारे लोग रहने आ रहे हैं, सुमित्रा ने अनुमान लगाया। गीता ने सोचते हुए कहा, हाँ, और खाना भी बहुत सारा खाते होंगे, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े बर्तन रखे हैं इन्होंने। तारा हंसते हुए बोली, आप दोनों को क्या लगता है, इस घर में क्या राक्षस आ रहे हैं जो इतने बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाते होंगे? सुमित्रा ने गिनती करते हुए कहा, इन बर्तनों में तो कम से कम 100 लोगों के लिए रोज खाना बन सकता है। अब मुझे समझ में आया माँ जी, यह बर्तन किस लिए होंगे? तारा की आंखें चमकी। तुझे क्या समझ में आया? गीता ने उत्सुकता से पूछा। अरे माँ, ये ना हर रोज भंडारा करते हैं, तभी तो इनके पास इतने बर्तन हैं, तारा ने अपना अनुमान बताया। सुमित्रा भी खुशी से नाचते हुए बोली, अरे ये तो अच्छा है ना, फिर तो हमें रोज रोज खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है ना माँ जी? गीता ने सिर पीट लिया। अरे दोनों के दोनों एक से बढ़कर एक हो सच में। रोज कोई भंडारा करता है क्या? ये अंबानी दिख रहा है तुम्हें? अरे इनके पास इतने बड़े बर्तन हैं, इसका मतलब है या तो इनकी खुद की होटल होगी या कैटरिंग का काम करते होंगे। गीता ने समझदारी दिखाई। अरे हाँ, यह तो हमने सोचा ही नहीं। तारा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तभी नए पड़ोसियों के घर से एक आवाज आई, अरे ओ निवृत्त, ये ले झोले आ गए ढाबे से। गीता की आंखें चमक गईं। देखा, मैंने कहा था ना, इनका खुद का ढाबा है। तारा उत्साह से चिल्लाई, अरे वाह, हमारे पड़ोस में भी ढाबे वाले रहने आए हैं, फिर तो हमें ही सुख होगा, अब रोज ढाबे का खाना खा सकते हैं हम। गीता ने व्यावहारिकता दिखाते हुए कहा, ओहो, उसके लिए उनसे बातचीत करनी होगी, पहले जान पहचान बढ़ानी होगी। ऐसे ही क्या किसी के घर में चले जाओगी और कहोगी खाना खिलाओ भाई? सुमित्रा तुरंत बोली, तो अभी चले माँ जी? अरे ऐसे कैसे, कोई बहाना तो होना चाहिए ना, ऐसे ही घुस जाएंगे क्या उनके घर में? गीता ने तब योजना बनाई, तुम दोनों एक काम करो, ठंडा पानी भरो बोतलों में, हम उनके घर लेकर जाते हैं। गीता का चेहरा चालाकी से भरा हुआ था। तारा ने मासूमियत से पूछा, कितना माँ जी? 2 बाल्टी काफ़ी रहेगा ना, इससे उनका स्नान भी हो जाएगा। गीता ने हैरानी से पूछा, अरे पागल, कुछ भी कहती है, 2 बाल्टी पानी कोई भरता है क्या? सुमित्रा ने तब समझदारी दिखाते हुए कहा, अरे वही तो, हमें तो कम से कम 4-5 बाल्टी ले ही जानी चाहिए, 4 लोग तो है ना माँ जी? गीता ने हताशा से कहा,
उफ़ो, ये दोनों नमूने मेरे ही गले क्यों पड़े हैं? मैं पीने के लिए ठंडे पानी की बात कर रही थी। उनके घर में अभी तक फ्रिज नहीं आया है। जाओ यहाँ से, पगली कहीं की। गीता, तारा और सुमित्रा ठंडे पानी की बोतलें लेकर नए पड़ोसी के घर गईं। असल में यह पड़ोसी धर्म कम, जासूसी ज्यादा थी। दरवाजे पर पहुंचकर गीता ने आवाज लगाई, अरे बहन जी, सत श्री अकाल। अंदर से एक मधुर आवाज आई, सत श्री अकाल जी, हम आपके पड़ोसी हैं, सोचा आपसे मिल लेते हैं। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा। दरवाजा खुला और एक सुंदर सुशील महिला सामने आई। अरे अरे, आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे घर में। गीता ने तब नाटकीय अंदाज अपनाया। अरे अरे अरे, स्वागत तो आपका है हमारे मोहल्ले में, वेलकम है जी आपका। नई पड़ोसी मीरा ने तब झेपते हुए कहा, आप लोग पहली बार हमारे घर आए हैं, लेकिन अभी तक फ्रिज नहीं आया, इसलिए ठंडा पानी भी नहीं है। तारा ने गर्व से कहा, अरे कोई बात नहीं, हम ठंडा पानी लेकर आए हैं आपके लिए, ये लीजिए। मीरा की आंखों में कृतज्ञता झलक आई। अरे आपने तो बहुत मदद कर दी हमारी, इतनी गर्मी हो रही थी और गर्म पानी था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। गीता ने भावुक होकर कहा, हाँ, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, आप क्यों धन्यवाद कर रही हैं? मीरा ने आतिथ्य दिखाते हुए कहा, आप लोग बैठिए ना, मैं आपके लिए छोले भटूरे लेकर आती हूँ। तारा की आंखें चमक गई। छोले भटूरे, वाह, मेरे लिए अलग से प्लेट लेकर आना। गीता ने शर्म से कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, रहने दीजिए। मीरा ने प्रेम से कहा, ओहो, आप पहली बार आए हैं हमारे घर, वह भी मदद करने हमारी। और वैसे भी हमने नहीं बनाई छोले भटूरे, हमारा खुद का ढाबा है, वही बनता है सब कुछ। गीता के चेहरे पर संतुष्टि का भाव आया। अच्छा, आपका खुद का ढाबा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुमित्रा ने ईर्ष्या के साथ कहा, हाँ, आप लोगों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता होगा ना, कितना अच्छा है। तारा हंसते हुए बोली, ये तो बस मजाक करती रहती हैं, इधर लाइए ना छोले भटूरे। जैसे ही गीता ने पहला कौर मुंह में डाला, उसकी आंखें बंद हो गईं। स्वाद इतना लाजवाब था कि वह कुछ कह ही नहीं पा रही थी। कैसे लगे? मीरा ने पूछा। बस एक ही शब्द है, लाजवाब, गीता ने भाव विभोर होकर कहा। और इस तरह एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर कई मज़ेदार किस्सों का कारण बनने वाली थी। गीता, तारा और सुमित्रा ने पेट भरकर छोले भटूरे खाए। वो तो ऐसे खाना खा रही थीं मानो जन्मों की भूख मिटा रही हों। मीरा की आंखें चमक रही थीं, यह देखकर कि उसका खाना उन्हें इतना पसंद आ रहा है। और खाइए ना, शर्म क्यों कर रही हैं? मीरा ने प्रेम से कहा। अरे हम तो शर्म कर ही नहीं रहे, तारा ने चौथा भटूरा उठाते हुए कहा। गीता ने अपनी प्लेट साफ करते हुए कहा, मीरा जी, घर वालों के लिए भी कुछ दे दीजिए ना, वरना वो हमसे रूठ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आप यहाँ बैठिए, मैं पैक करवा देती हूँ, मीरा ने खुशी से कहा। घर वापस आकर जब सबने छोले भटूरे खाए तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहित ने स्वाद से आंखें बंद करके कहा, वाह माँ, क्या छोले भटूरे हैं, सच में मज़ा ही आ गया, मैंने तो 7 भटूरे ऐसे ही खा लिए। राहुल ने भी गर्व से कहा, ये पास में जो पड़ोसी आए हैं उनके तो मज़े ही हैं, इनका खुद का ढाबा है, इसका मतलब ये तो रोज़ ही इतना स्वादिष्ट खाना खाते होंगे। तारा ने ईर्ष्या के साथ कहा, हाँ, और उनके घर की औरतें तो आज़ाद ही रहती होंगी, कितनी अच्छी जिंदगी है ना इनकी। रामेश्वर ने सिर हिलाकर कहा, ओहो, फिर शुरू हो गया यह सब, दूसरों से तुलना करना। अरे किसी के घर में क्या हो रहा है, इससे तुम्हें क्या लेना देना, खुद के घर पर ध्यान दो। सुमित्रा ने सपनों में खोकर कहा, हाँ लेकिन पापा सही तो है, खुद का ढाबा है, इसीलिए हर रोज़ कभी पनीर, कभी दाल मखनी, कभी छोले भटूरे, ऐसा ही तो कुछ खाते होंगे, कितने मज़े हैं इनके। गीता ने हताशा भरी आवाज़ में कहा, हमें तो पहले सोचने में ही वक्त लग जाता है कि आज क्या बनाना है, उसके बाद इतनी मेहनत से सब कुछ बनाओ, फिर किचन साफ करो। रामेश्वर ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बात तो सही है, लेकिन अब ढाबा उनका है,
हमारा थोड़ी ना, जो हम रोज रोज उनसे मांगने जा सकते हैं। और आज जो मुफ्त में इतना सब लेकर आई हो तुम सब, लेकिन अगली बार यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तीनों औरतों ने एक साथ कहा। हाँ जी, समझ गए। गीता ने कह तो दिया था कि समझ गई, लेकिन बगल वाले घर से रोज रोज खाने की मनमोहक खुशबू आने पर वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। दूसरे दिन ही शाम के वक्त गीता रसोई में काम कर रही थी कि अचानक हवा में एक दिव्य सुगंध फैली। आज ना पनीर बटर मसाला की खुशबू आ रही है। गीता ने नाक फैलाकर सूंघा। तारा दौड़ती हुई आई। हाँ, और साथ में बटर नान की भी, और लस्सी का ग्लास, वो भी मलाई मार के। हाय, क्या खुशबू आ रही है। तभी बगल से आवाज आई, मम्मी जी, पनीर की सब्जी और नान आ गया है। हाँ जी पुत्र, अंदर रखवा दे ध्यान से, उनकी मम्मी की आवाज आई। सुमित्रा ने ईर्ष्या से कहा, जी इनके तो जलसे हैं, रोज कुछ न कुछ नया खाने को मिलता है इन्हें, कभी पनीर, कभी दाल, कभी लस्सी। तारा ने सपनों भरी आवाज में कहा, माँ जी, काश हमारा भी ढाबा होता। गीता की आंखों में चमक आई। हाँ माँ जी, हम भी ढाबा खोल लेते हैं ना। रामेश्वर हंसते हुए आया। हाँ हाँ, ढाबा खोल लेते हैं। वहाँ खाना क्या तुम दोनों बनाओगी? पता भी है ढाबा खोलने में कितने पैसे लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग लगते हैं। सुमित्रा ने अचानक कहा, तो हम भी इनके ढाबे से मंगवा लेते हैं खाना। रामेश्वर की आंखें चमकी। कमाल, जिंदगी में पहली बार तूने अक्ल की कोई बात कही है। हम उनके जैसे ढाबे का खाना खा सकते हैं, उनके ही ढाबे से ऑर्डर करके। तारा ने खुशी से ताली बजाई। हाँ, फिर हम भी कह सकते हैं, हम भी रोज ढाबे का खाना खाते हैं। गीता ने साजिश भरी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, फिर तो रोज हमें पनीर और दाल की याद भी नहीं सताएगी। और ये लोग जोर जोर से जो बात करते हैं ना, ये आ गया, वो आ गया, हम भी आज उनके ढाबे से मंगवा कर कहेंगे, आज पनीर बटर मसाला आया है, अरे आज तो दाल मखनी आई है। किसी की नकल करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होती है, यह अभी तक गीता और उसकी बहुओं को पता नहीं था। उन्हें तो बस बगल वाले ढाबे का खाना खाने से मतलब था। अगले दिन से वो रोज़ उनके ढाबे से कुछ न कुछ ऑर्डर करने लगी। तारा ने नाटकीय आवाज़ में कहा, माँ जी, आज हमारे घर दाल मखनी आई है, उसके साथ मैंने गार्लिक नान भी मंगवाया है। गीता ने गर्व से कहा, अच्छा, वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा ढाबे का खाना खाकर। सुमित्रा ने इतलाते हुए पूछा, माँ जी, मैंने अच्छी एक्टिंग की ना? अरे बहुत अच्छी बहू, उन्हें भी तो पता चले कि हम भी रोज़ ढाबे का खाना खाते हैं। गीता ने शाबाशी दी। तारा ने उत्साह से कहा, आप कहो तो मैं ज़ोर ज़ोर से बोलूँगी कल से। सुमित्रा ने सोचते हुए कहा, मैं तो कहती हूँ हम लाउड स्पीकर ही मंगवा लेते हैं, क्यों माँ जी? सुमित्रा ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम एक काम करते हैं, कल से जुलूस निकालेंगे कि हम रोज़ ढाबे का खाना खाते हैं। अच्छा विचार है ना? गीता ने उत्साह से कहा। तारा ने खुशी से कहा, हाँ माँ, आपके विचार तो अच्छे ही होते हैं, मेरे पास तो जुलूस पर पहनने के लिए परी की ड्रेस भी है। गीता ने हैरानी से कहा, हे भगवान, तेरे पास गधे की ड्रेस है कि नहीं? वो तुझ पर ज़्यादा सूट करेगी। सुमित्रा ने भोलेपन से कहा, अरे माँ जी, आप कहेंगी वो हम दोनों जाकर ले आएंगे बाजार से, आपका कहा हम टाल सकते हैं क्या? गीता ने हताशा से कहा, हे भगवान, मुझे उठा ही ले। ढाबे का खाना कुछ दिनों तक सबको मज़ेदार लग रहा था, लेकिन अब रोज़ रोज़ ढाबे का खाना खाकर घर वाले भी ऊबने लगे थे। एक शाम मोहित ने थकी हुई आवाज़ में कहा, बस आज मुझसे ये नहीं खाया जा रहा, मुझे घर के बने दाल चावल खाने हैं। गीता ने जिद से कहा, अरे अब इतना सारा मंगवा लिया है तो खा लो ना। रामेश्वर ने झुंझला कर कहा, लेकिन रोज़ रोज़ ढाबे का खाना क्यों मंगवाना है तुम लोगों को? तारा ने बचाव में कहा, पर बगल में जो ढाबे वाले हैं वो भी तो खाते हैं बाहर का खाना, हम क्यों नहीं खा सकते? रामेश्वर ने गुस्से में कहा, ओहो, बगल वाला समंदर में कूदने जा रहा है तो कल तुम भी जाओ उनके साथ।
सुमित्रा ने मासूमियत से कहा, अच्छा तो फिर मैं अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर ही जाऊंगी, मैंने कब से पहना भी नहीं है। गीता ने हताशा से कहा, अरे इसको छोड़िए आप, लेकिन सच तो ये भी है कि हम कुछ दिनों से ही खा रहे हैं और थक गए। वो तो हर रोज खाते हैं, हम भी उनकी तरह ढाबे का खाना खा सकते हैं ना। राहुल ने पेट सहलाते हुए कहा, मेरा तो हो गया, मैं अब और नहीं खा सकता। मोहित ने भी उठते हुए कहा, मेरा भी, मैं तो सोने जा रहा हूँ, बाकी का आप लोग खा लीजिएगा, मुझे तो वैसे भी यह सब इतना पसंद नहीं है, मैं दूध पीकर सो जाऊंगा। गीता ने परेशानी से देखा, अरे इतना सारा खाना बच गया है, अब हमें सब कुछ खाना पड़ेगा। तारा ने पेट दबाते हुए कहा, खाया तो मुझसे भी नहीं जा रहा माँ जी। सुमित्रा ने तब दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ कुछ दिनों से तो मेरे भी पेट में दर्द सा हो रहा है। गीता ने तब सोचते हुए कहा, लेकिन हमें तो उन्हें दिखाना भी है कि हम भी रोज ढाबे से खाना मंगवा कर खा सकते हैं। तारा ने जिज्ञासा से कहा, माँ जी अगर वो लोग ढाबे का खाना खाते हैं तो उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब उनके पास कोई ऐसी दवाई होगी जो उनके पेट दर्द को भगा देती होगी, है ना। सुमित्रा की आंखें चमकी, हाँ, जिससे वो अगले दिन फिर से खाना खा लेते हैं ढाबे का। गीता ने भी अपने सर पर हाथ मारा, हाँ यह मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। तारा ने उत्साह से कहा, माँ जी कल हम उनके घर पर छापा मारे। गीता ने हैरानी से पूछा, अरे छापा क्या होता है। माँ जी हम सामने से जाएंगे उनके घर और बातों बातों में पूछ लेंगे आखिर वो ऐसा क्या खाते हैं जो रोज ढाबे का खाना खा सकते हैं। तारा ने अपनी योजना बताई। अगले दिन गीता, तारा और सुमित्रा बगल वाले घर में गईं। इस बार वो उनके लिए ठंडा ठंडा शरबत लेकर गईं। मीरा ने दरवाज़ा खोलकर स्वागत किया। अरे गीता जी आइए आइए, कैसी हैं आप। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तीनों तो ठीक हैं, बस आज ठंडा शरबत बनाया था तो सोचा आपको दे आते हैं। तारा ने चालाकी से कहा, वैसे तो आप रोज ठंडी ठंडी लस्सी पीती होंगी ना। मीरा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, हम रोज लस्सी नहीं पीते, बस कभी कभी बना लेती हूँ। सुमित्रा ने आश्चर्य से कहा, आपको बनाने की क्या ज़रूरत है, क्या मजाक कर रही हैं आप, आपको तो ढाबे से ही सब कुछ आता है। गीता ने जोश से कहा, हाँ हम रोज सुनते हैं, आज पनीर आया है, आज भटूरे आए हैं, आज नान आया है, आपका खाना तो रोज ढाबे से ही आता है ना। मीरा ने स्पष्ट करते हुए कहा, अरे वो तो हमारे ढाबे से अतिरिक्त बची हुई चीज़ें लाकर हम यहाँ रख देते हैं, लेकिन हम खाना ढाबे से नहीं खाते। तीनों की सांसें रुक गईं। मीरा ने आगे जोड़ा, ढाबे का खाना रोज रोज हमसे पचता नहीं, इसीलिए हम तो घर का बना हुआ सात्विक खाना ही खाते हैं। गीता का मुंह खुला का खुला रह गया, क्या आप लोग घर में खाना बनाते हैं। हाँ देखिए, आज भी हमने आलू परवल और रोटी बनाई है, मीरा ने प्रेम से कहा। तारा के दिल में एक टीस उठी। वो मन में सोचने लगी, और हम हैं कि रोज रोज इनके ढाबे से खाना खा रहे थे। मेरे तो पेट में इतना दर्द हो गया है कि अब खिचड़ी भी नहीं खाई जा रही। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, कुछ कहा आपने। गीता ने हकलाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, ये लीजिए शरबत, अब हम चलते हैं। मीरा ने प्रेम से कहा, अरे रुकिए तो, आज ढाबे से दाल मखनी आई है, आप लोग खा कर जाइए। तीनों ने तब एक साथ चिल्लाते हुए कहा, नहीं, हमें ढाबे का कुछ नहीं खाना, अब हम चलते हैं। घर वापस आकर तीनों चुपचाप बैठ गई। रामेश्वर ने उनके लटकते हुए चेहरे देखकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो। गीता ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, हमने तो नकल के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर लिया। तारा ने दुखी होकर कहा, वो लोग तो घर का बना सात्विक खाना खाते हैं, हमने समझा था कि वो रोज ढाबे का खाना खाते हैं। सुमित्रा ने पेट दबाते हुए कहा, और हमने सोचा था कि उनके पास कोई जादुई दवा होगी, पर सच तो यह था कि वो ढाबे का खाना खाते ही नहीं थे। रामेश्वर ने समझदारी से कहा, देखा, कहा था ना मैंने, दूसरों की नकल मत करो,
अब समझ में आया? गीता ने आंसू भरी आंखों से कहा। हम तो अपनी सेहत खराब कर बैठे और पैसे भी बर्बाद किए। मोहित ने हंसते हुए कहा, माँ, अब से वापस घर का खाना खाना पड़ेगा। राहुल ने भी शरारत से कहा, और अब कोई जुलूस निकालना है क्या? तारा ने हताशा से कहा, अब तो हमें अपनी परी की ड्रेस भी वापस कर देनी चाहिए। गीता ने सिर हिलाकर कहा, कहीं आप भी तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे? संभल जाइए, नकल करना सबसे बड़ी मूर्खता है। और इस तरह गीता और उसके परिवार ने सीखा कि दूसरों की नकल करने से सिर्फ नुकसान ही होता है। असली खुशी अपने घर के प्यार और अपनेपन में ही मिलती है। धन्यवाद। चंदनपुर के छोटे से गांव में सुबह की सुनहरी किरणें अभी भी ओस की बूंदों पर नृत्य कर रही थी। राधा अपनी मिट्टी की झोंपड़ी से निकलकर खेत की ओर चल पड़ी। उसके काले बालों में सफेद फूलों की माला लहरा रही थी और चेहरे पर मासूमियत के साथ दृढ़ता की छाप थी। 25 वर्षीय राधा अनाथ तो थी, पर उसका हृदय करुणा से भरपूर था। अचानक पीछे से किसी की सिसकी सुनाई दी। राधा ने मुड़कर देखा तो मोहन दौड़ता हुआ आ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भय से विकृत हो गया था। मोहन, क्या हुआ बेटा? इस तरह क्यों रो रहे हो? राधा ने उसे गले से लगाते हुए पूछा। दीदी दीदी, मोहन हिचकियों के बीच बोला, वे मेरी माँ को ले जा रहे हैं। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। कल ही तो मोहन के पिता राजू की मृत्यु हो गई थी। कहाँ ले जा रहे हैं तुम्हारी माँ को? मोहन की आवाज में कंपन थी। दादी कह रही हैं कि पिताजी की चिता के साथ माँ को भी जिंदा जलाना होगा, यही नियम है। यह कहकर मोहन फूट फूट कर रोने लगा। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मोहन के सिर पर हाथ रखा। चुप हो जा मेरे बच्चे, मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होने दूंगी। चलो तुरंत चलते हैं। राधा और मोहन तेज कदमों से कंचन के घर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर राधा का खून सूख गया। कंचन जमीन पर बैठी थी। उसके चारों ओर गांव की औरतें मंत्र पढ़ रही थीं। कंचन की आंखों में आंसुओं के साथ साथ गहरा भय झलक रहा था। अरे राधा, तू यहाँ क्यों आई है? गंगा मौसी ने क्रोध से कहा। उसकी आवाज में कठोरता थी। राधा ने दृढ़ता से कहा, मौसी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं क्यों आई हूं। यह अन्याय है। अन्याय? गंगा मौसी ने व्यंग्य से हंसकर कहा, धर्म को अन्याय कह रही है तू? सती प्रथा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। यही हमारी परंपरा है। राधा का स्वर कांप रहा था पर दृढ़ था। यह कैसी परंपरा है मौसी, जो एक मासूम औरत को जिंदा जलाने पर मजबूर करती है? कंचन का क्या कसूर है कि उसका पति मर गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई धर्म पर सवाल उठाने की? बूढ़े पंडित जी गुस्से में बोले, तू एक अनाथ है, तेरा यहाँ क्या काम? राधा की आवाज में दर्द था। हाँ, मैं अनाथ हूं, लेकिन इंसानियत मुझ में है। देखिए मोहन को, यह 12 साल का बच्चा कल अपने पिता को खो चुका है। आज इसकी माँ को भी छीन लेंगे। तभी जमींदार ठाकुर राम सिंह का आगमन हुआ। उसकी मूछें तनी हुई और आंखों में आग थी। अरे राधा, ठाकुर साहब ने गरज कर कहा, तू यहाँ क्या कर रही है? सीधे सीधे यहाँ से चली जा, नहीं तो बुरा होगा। राधा ने हिम्मत जुटाकर कहा, ठाकुर साहब, मैं तो सिर्फ इंसानियत की बात कह रही हूँ। कंचन को जिंदा जलाना पाप है। पाप? ठाकुर ने ठहाका लगाया। अरे तेरी उम्र की लड़कियां गोद में बच्चे खिलाती हैं और तू अभी तक कुंवारी है, तुझे धर्म का क्या पता? राधा के गालों पर आंसू बह रहे थे, पर उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मेरी शादी न होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन एक मासूम को जिंदा जलाना जरूर अपराध है। गंगा मौसी ने व्यंग्य से कहा, अरे तू इतनी समझदार है,
तो जाकर खुद की शादी करा ले पहले। राधा का गला भर आया। वह कंचन की ओर देखकर बोली, कंचन बहन डरो मत, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। कंचन ने आंसुओं से भरी आवाज में कहा, राधा, मेरा मोहन, मेरा बेटा, उसका क्या होगा? लेकिन राधा भला अकेली क्या कर सकती थी? पूरा गांव परंपरा के नाम पर अंधा हो चुका था। शमशान घाट पर चिता जलाई गई। कंचन की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। छोड़ दो मुझे, मेरा मोहन, मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। कंचन चीख रही थी। जमींदार ने कहा, कंचन शांति से बैठ जा, यही धर्म है, सती बनने से तुझे स्वर्ग मिलेगा। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे अपना बेटा चाहिए। कंचन रो रही थी पर किसी ने नहीं सुना। जलती हुई चिता में कंचन को ढकेल दिया गया। उसकी आखिरी चीख राधा के कानों में गूंज गई। राधा दूर खड़ी होकर यह भयानक दृश्य देख रही थी। उसकी आंखें पथरा गई थीं। मोहन उसके पास खड़ा रो रहा था, मेरी माँ, मेरी माँ। राधा ने मोहन को गले लगाकर कहा, बेटा अब तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। चंदनपुर के राजमहल में राजकुमार जयंत अपने कक्ष में बैठा हुआ किसी गहरे विचार में डूबा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। मंत्री चरण सिंह ने प्रवेश करते हुए कहा, राजकुमार, आपके चेहरे पर यह परेशानी क्यों है? आपकी प्रजा सुखी है। आपके पिता महाराज भीमदेव की दयालुता सर्वविदित है। राजकुमार जयंत ने गहरी सांस लेकर कहा, मंत्री जी, मैं पिताजी की दयालुता को जानता हूँ, परंतु पिछले कुछ दिनों से मेरा मन बहुत अशांत है। लगता है जैसे कुछ छूट रहा है। मंत्री चरण सिंह की आंखों में चमक आई। राजकुमार, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। जो दिखाई देकर भी दिखाई नहीं दे रहा, वह जानने की जिज्ञासा ही तो एक सच्चे राजा का गुण है। तो फिर इसका समाधान क्या है? राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा। मंत्री जी मुस्कुराकर बोले, राजकुमार, आपको साधारण प्रजाजन के वेश में अपने राज्य में भ्रमण करना चाहिए, तभी आप सच्चाई को जान पाएंगे। राजकुमार जयंत के आंखों में निश्चय की चमक आ गई। आपकी बात बिल्कुल सही है। कल से मैं साधारण युवक के रूप में राज्य में घूमूंगा और आप भी मेरे साथ चलेंगे। निश्चित रूप से राजकुमार, यह तो बहुत ही उत्तम विचार है। मंत्री चरण सिंह ने प्रसन्नता से कहा। इस तरह एक तरफ तो राधा के मन में न्याय की ज्वाला जल रही थी, तो दूसरी तरफ राजकुमार जयंत सत्य की खोज में निकलने को तैयार था। दोनों के रास्ते कब मिलेंगे यह तो समय ही बताएगा। कुछ दिन बाद सुबह सवेरे राजमहल में राजकुमार जयंत और मंत्री चरण सिंह ने अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण ग्रामीण युवकों के कपड़े पहन लिए। मोटे खादी के कुर्ते, साधारण धोती और सिर पर पगड़ी बांधकर दोनों ने अपनी पहचान छुपा ली। मंत्री जी, अब हम दिखने में बिल्कुल आम नागरिक लग रहे हैं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल राजकुमार, अब कोई नहीं पहचान सकता कि आप चंदनपुर के भावी राजा हैं। मंत्री चरण सिंह ने प्रसन्नता से उत्तर दिया। इस प्रकार दोनों ने चंदनपुर राज्य के विभिन्न गांवों में भ्रमण करना शुरू किया। कई दिनों तक वे गांव-गांव घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे, उनकी समस्याएं सुनते रहे। एक मनोहर सुबह हरे भरे खेतों के बीच से गुजरते हुए दोनों जमुना पर गांव पहुंचे। गांव की प्राकृतिक सुंदरता देखकर राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। वाह मंत्री जी, यह गांव कितना मनोरम है। देखिए इन हरे भरे खेतों को, इन छायादार पेड़ों को। राजकुमार ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा। मंत्री चरण सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कह रहे हैं राजकुमार, यहाँ की शुद्ध हवा और प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह रहा है। मंत्री जी, राजकुमार ने तब रुकते हुए कहा, हम कई दिनों से निरंतर भ्रमण कर रहे हैं, क्यों ना कुछ दिन इसी सुंदर गांव में विश्राम कर लें। मंत्री चरण सिंह ने चिंतित स्वर में कहा, राजकुमार,
आपका विचार तो बहुत अच्छा है, परंतु यह छोटा सा गांव है, यहाँ कोई धर्मशाला या सराय नहीं मिलेगी। राजकुमार ने उत्साह से कहा। तो क्या हुआ मंत्री जी, हमारी प्रजा में से कोई ना कोई तो होगा जो अतिथि सत्कार के लिए अपने घर में हमें स्थान दे सकेगा। मंत्री चरण सिंह मुस्कुराकर बोले, राजकुमार, आप भूल रहे हैं कि इस समय आप एक साधारण युवक हैं और मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ। कौन भला अनजान व्यक्ति को अपने घर में शरण देगा। मंत्री जी का कहना अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि राजकुमार की दृष्टि दूर खड़ी एक युवती पर पड़ी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था और वह किसी बुजुर्ग महिला से तीखी बहस कर रही थी। मंत्री जी, देखिए वह युवती, राजकुमार ने इशारा करते हुए कहा। हाँ, दिख रही है। लगता है कोई गंभीर बात चल रही है। उसके चेहरे का भाव देखिए, जैसे कोई गहरी पीड़ा हो। मंत्री जी ने ध्यान से देखते हुए कहा, चलिए पास जाकर सुनते हैं कि भला बात क्या है। राजकुमार की जिज्ञासा बढ़ गई। दोनों चुपचाप पास की झाड़ियों के पीछे छुप गए और उनकी बातचीत सुनने लगे। गंगा मौसी कड़े स्वर में कह रही थी, देखो राधा, अब बस भी करो। तुम्हारी यह धर्म कर्म में दखल अंदाजी बंद होनी चाहिए। राधा का भी स्वर दृढ़ था। मैं सिर्फ सच्चाई का साथ दे रही हूँ गंगा मौसी। सच्चाई? गंगा मौसी ने व्यंग्य से हंसकर कहा, अरे तू जानती भी है कि सच क्या है? पूरा गांव तेरे खिलाफ है। जमींदार साहब तेरी पिछली हरकत से बहुत ही नाराज हैं। राधा की आंखों में आग जल उठी। मैंने कौन सी ऐसी हरकत की है? कंचन बहन को बचाने की कोशिश की थी, वही तो सती प्रथा में दखल देना। गंगा मौसी ने गुस्से से कहा, अगर तेरा यही हाल रहा तो मैं खुद जमींदार के साथ मिलकर महाराज भीमदेव से तेरी शिकायत करूंगी। राधा का चेहरा और भी दृढ़ हो गया। उसने साफ और स्पष्ट आवाज में कहा, गंगा मौसी, पूरा गांव क्या, अगर पूरा संसार भी मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए तो भी मैं सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सत्य की बड़ी बड़ी बातें करती है। गंगा मौसी ने ताना मारा। पता भी है तुझे सत्य क्या होता है? राधा की आवाज में अटूट विश्वास था। हाँ मौसी, मुझे अच्छी तरह पता है। सत्य यह है कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसे जिंदा जलाना सबसे बड़ा पाप है। यह कोई धर्म नहीं है, अत्याचार है। यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है और चलती रहेगी, गंगा मौसी ने कहा। राधा का स्वर तब और भी मजबूत हो गया। तो मैं इस क्रूर परंपरा को समाप्त करके रहूंगी, चाहे आप मेरी शिकायत राजा भीमदेव से करें या किसी और से। मुझे कोई डर नहीं। गंगा मौसी ने तब धमकी भरे अंदाज में कहा, सुन राधा, बिंदिया का पति बहुत बीमार है। लगता नहीं कि वह बच पाएगा। अगर वह मर गया तो बिंदिया को भी सती होना पड़ेगा। राधा की आंखों में दृढ़ संकल्प चमका। पिछली बार मैं कंचन को नहीं बचा पाई थी गंगा मौसी, लेकिन अब मैं किसी भी स्त्री को इस अन्याय का शिकार नहीं होने दूंगी। यह कहकर राधा गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई। गंगा मौसी भी नाक भौं सिकोड़ती हुई अपने घर की ओर बढ़ गई। राजकुमार जयंत गहरी सांस लेते हुए मंत्री से बोले, मंत्री जी, इस युवती की वीरता की जितनी प्रशंसा करूं कम है। अब मुझे समझ में आया कि मेरा मन क्यों इतना विचलित था। मंत्री चरण सिंह ने गंभीरता से कहा, क्या मतलब राजकुमार? यही सती प्रथा, यही वह समस्या थी जो मुझे दिखाई देकर भी दिखाई नहीं दे रही थी। न जाने कितनी मासूम स्त्रियों को यह क्रूर प्रथा निगल चुकी है। राजकुमार के स्वर में पीड़ा थी। मंत्री चरण सिंह ने सावधानी से कहा, राजकुमार, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह मामला बहुत जटिल है। इसमें आपके पिता महाराज भी कुछ खास नहीं कर सकते। राजकुमार का स्वर दृढ़ हो गया। क्यों नहीं कर सकते मंत्री जी? जब एक साधारण अनाथ युवती में इतना साहस हो सकता है
तो मैं राजकुमार होकर और पिताजी राजा होकर क्यों नहीं कर सकते? ठीक कहते हैं आप। चलिए पहले इस साहसी युवती का नाम तो पता करते हैं। मंत्री जी ने सुझाव दिया। राजकुमार और मंत्री राधा के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही देर में राधा अपनी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में चली गई। तभी वहां जमींदार ठाकुर राम सिंह आ पहुंचा। राजकुमार ने विनम्रता से पूछा, भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इस घर में रहने वाली युवती का नाम क्या है? जमींदार ने शक भरी नजरों से देखकर पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यह क्यों पूछ रहे हो? राजकुमार ने तुरंत कहा, जी हम व्यापारी हैं, दूसरे गांव से आए हैं। जमींदार की आवाज में घृणा थी। यह हमारे गांव की सबसे कलंकित लड़की राधा का घर है। हमेशा धर्म कर्म में अड़ंगा लगाती रहती है। इसके तो घर का पानी पीना भी पाप है। इतना कहकर वह चला गया। राजकुमार ने राधा को आवाज लगाई, बहन जी। कुछ ही देर में राधा बाहर आई। उसके चेहरे पर अभी भी क्रोध के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में दया और सहानुभूति साफ झलक रही थी। राजकुमार ने विनम्र स्वर में कहा, बहन जी, हम दोनों व्यापारी हैं, चंदनपुर जा रहे हैं। रास्ते में डाकुओं का डर है, इसलिए कुछ दिन यहाँ आराम करना चाहते हैं। मंत्री जी ने कहा, हमें बहुत प्यास लगी है और हम थक भी गए हैं, पर यहाँ कोई धर्मशाला नहीं मिली। राधा का चेहरा नरम पड़ गया। उसने कहा, यह छोटा सा गांव है, यहाँ धर्मशाला कहाँ मिलेगी? मैं एक अनाथ हूँ, अकेली रहती हूँ। यह कहकर राधा एक मिट्टी के कलश में ठंडा पानी भरकर ले आई। राजकुमार और मंत्री जी ने बड़े चाव से पानी पिया। राधा ने कहा, यदि आप चाहें तो अतिथि के रूप में मेरे घर में ठहर सकते हैं। अतिथि देवो भव। मंत्री चरण सिंह ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, तुमने तो कहा कि तुम अकेली रहती हो। अगर हम दो अनजान आदमी तुम्हारे घर पे ठहरेंगे तो क्या गांव वाले तुम पर उंगली नहीं उठाएंगे? राधा की आवाज में अडिग विश्वास था। भाई साहब, किसी की उंगली उठाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा मन पवित्र है और मैं सही काम कर रही हूँ तो चाहे कोई कुछ भी कहे। राधा की यह बात राजकुमार के दिल को छू गई। सच तो यह था कि पहली ही नजर में राधा का साहस, उसकी निडरता और उसके सिद्धांत राजकुमार के मन में गहरी छाप छोड़ गए थे। उस दिन से राजकुमार और मंत्री जी राधा के छोटे से घर में अतिथि के रूप में रहने लगे। राधा उन दोनों की देखभाल बहुत स्नेह से करती, सुबह शाम भोजन बनाती और उनके आराम का पूरा ध्यान रखती। गांव में राधा के घर ठहरे दो अनजान व्यापारियों की चर्चा तेजी से फैलने लगी। हर घर में इसी बात के चर्चे हो रहे थे। जमींदार ठाकुर राम सिंह गंगा मौसी से मिला और बोला, देख रही हो गंगा मौसी, कैसे हमारे गांव का माहौल बिगड़ता जा रहा है। गंगा मौसी ने भी कटु स्वर में कहा, वाह रे राधा, बड़ी आई धर्म कर्म की बात करने वाली, और खुद देखो क्या कर रही है। बिल्कुल सही कह रही हो, जमींदार ने कहा। कहती है कि वे उसके अतिथि हैं। हमें अतिथि का मतलब नहीं पता क्या? गंगा मौसी की आवाज में चिंता थी। जमींदार जी, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। असली समस्या तो यह है कि बिंदिया के पति की तबीयत बहुत खराब है, कोई उम्मीद नहीं लगती। जमींदार की आंखों में क्रोध चमका। तो क्या राधा फिर से उसे सती होने में दखल देगी? यही तो डर है। पर अगर इस बार उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो? गंगा मौसी ने धमकी भरे अंदाज में कहा। जमींदार ने दांत पीस कर कहा, तब तो मैं राधा को सबक सिखा कर रहूंगा। इस बार वह नहीं बचेगी। एक शांत शाम बरगद के विशाल पेड़ की छांव में राजकुमार जयंत और मंत्री चरण सिंह बैठकर गांव की शांति का आनंद ले रहे थे। तभी राधा वहां आ पहुंची। उसके चेहरे पर आज भी वही दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में एक गहरी चिंता झलक रही थी।
राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, राधा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम गंगा मौसी से किस बात पर इतनी क्रोधित थी? राधा ने गहरी सांस लेकर कहा, जयंत, हमारे राज्य में सदियों से सती प्रथा चली आ रही है। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह औरतों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। उसकी आवाज में दर्द था। गंगा मौसी इस क्रूर प्रथा का समर्थन कर रही थी। मुझे उन औरतों से सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जो औरत होकर भी दूसरी औरत की मजबूरी नहीं समझती। राधा की बात पूरी होते ही राजू हाँफते हुए दौड़ता आया। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। राधा दीदी, बहुत बुरी खबर है। राजू की आवाज कांप रही थी। बिंदिया के पति का अभी अभी देहांत हो गया है। राधा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या कह रहे हो राजू? गांव वाले बिंदिया को जबरदस्ती उसके पति की अर्थी के साथ ले जा रहे हैं। बेचारी डर के मारे रो रो कर उसका बुरा हाल है। राधा दीदी, कुछ करो। यह कहकर राजू तेजी से वापस भाग गया। राधा पूरी तरह से विचलित हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे। राजकुमार ने उसे सहारा देते हुए पूछा, यह राजू बिंदिया का कौन लगता है? कोई रिश्तेदार नहीं, राधा ने कहा, लेकिन वह मेरी बातों से सहमत है। राजकुमार की आंखों में चमक आई। इसका मतलब है कि कुछ गांव वाले तुम्हारे समर्थन में जरूर हैं, बस डर के कारण आवाज नहीं उठा पाते। राजकुमार ने राधा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो राधा, एक बात मैं तुमसे साफ कहता हूँ। सबसे पहले तुम्हें बिंदिया को यह एहसास दिलाना होगा कि उसके साथ जो हो रहा है वह गलत है। राधा ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? जब तक बिंदिया स्वयं अपने खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी तब तक तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। राजकुमार का स्वर गंभीर था। राधा की आंखों में निराशा झलकी। शायद तुम सही कह रहे हो जयंत, लेकिन जब भी मैं सती प्रथा के खिलाफ बोलती हूँ तो खुद को बिल्कुल अकेला पाती हूँ। राजकुमार ने तब दृढ़ता से कहा, इस बार तुम अकेली नहीं हो राधा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो हम सब मिलकर चलते हैं। राधा ने विश्वास भरी नजरों से राजकुमार की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद जगी थी। राजकुमार जयंत, मंत्री चरण सिंह और राधा बिंदिया के घर पहुंचे। वहां जमींदार और सारे गांव वाले एकत्रित थे। बिंदिया को चिता की तरफ ले जाने की तैयारी हो रही थी। राधा को देखकर गंगा मौसी आग बबूला हो गई। तू यहाँ क्यों आई है राधा? और अपने अतिथियों को भी यहाँ लाई है? राधा का स्वर दृढ़ था। हमेशा की तरह गलत और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने आई हूँ। मैं बिंदिया को जिंदा आग में नहीं जलने दूंगी। गंगा मौसी ने व्यंग्य से कहा, बड़ी आई सती सावित्री, कौन नहीं जानता कि तेरे और तेरे अतिथियों के बीच क्या चल रहा है। साफ क्यों नहीं कहती कि तूने अपने घर में अपने प्रेमियों को पनाह दे रखी है। गंगा मौसी के इन शब्दों को सुनकर राजकुमार जयंत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों में आग जल उठी। बस एक शब्द और नहीं। राजकुमार ने गरज कर कहा, तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूं। सारे गांव वाले चौंक कर राजकुमार की ओर देखने लगे। राजकुमार ने गर्व से कहा, मेरा नाम राजकुमार जयंत है। मैं चंदनपुर राज्य के महाराज भीमदेव का पुत्र हूँ और भावी राजा हूँ। उसने मंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा, और ये मेरे राज्य मंत्री चरण सिंह जी हैं। हम राज्य भ्रमण के लिए साधारण वेश में निकले थे। पूरा गांव सन्नाटे में आ गया। जमींदार और गंगा मौसी के चेहरे पीले पड़ गए। राजकुमार ने तब दृढ़ आवाज में घोषणा की, मैं आदेश देता हूँ कि बिंदिया को उसके पति के साथ नहीं जलाया जाएगा। फिर वह बिंदिया के पास गया और धीरे से पूछा, बिंदिया, तुम बताओ, क्या तुम अपने पति के साथ जलना चाहती हो? बिंदिया की आवाज कांप रही थी। नहीं राजकुमार, जब से मेरी 12 वर्षीय बेटी को पता चला है कि मुझे जिंदा जलाया जाएगा, तब से उसका रो रो कर बुरा हाल है। राजकुमार ने तब उसे प्रेरित करते हुए कहा, तो फिर तुम इन गांव वालों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती? याद रखो,
गलत काम पर चुप्पी रखना भी गलत काम को बढ़ावा देना है। अपने लिए लड़ना सीखो। राजकुमार की प्रेरणा पाकर बिंदिया ने हिम्मत जुटाई और सती होने का जोरदार विरोध करने लगी। राजकुमार और मंत्री जी के सामने जमींदार, गंगा मौसी और बाकी गांव वालों की आवाज ही नहीं निकली। वे सभी चुपचाप बिंदिया के पति की अर्थी को लेकर वहां से चले गए। राधा, राजकुमार और मंत्री जी वापस घर आ गए। राधा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, राधा ने भावुक होकर कहा। राजकुमार जयंत ने मुस्कुरा कर कहा, अरे बस बस, मुझे राजकुमार मत कहो राधा, मुझे तो बस अपना मित्र समझो। तुम मुझे केवल जयंत कह सकती हो। उसकी आवाज में उत्साह था। और यह तो बस शुरुआत है। हमें गांव-गांव जाकर इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा। राधा ने तब दृढ़ता से कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जयंत। उस दिन के बाद राजकुमार जयंत, राधा और मंत्री चरण सिंह ने चंदनपुर के हर गांव में जाकर सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। वे लोगों को समझाते, स्त्रियों को प्रेरणा देते और पुरुषों को सच्चाई बताते। कुछ ही दिनों में राधा की उठाई गई चिंगारी ने पूरे राज्य में आग का रूप ले लिया। चंदनपुर राज्य की स्त्रियों में जागरूकता आने लगी। इधर गंगा मौसी ने जमींदार से परेशान होकर कहा, इस राधा ने राजकुमार के साथ मिलकर हमारी हजारों सालों की परंपरा को हिला कर रख दिया है। जमींदार ने भी गुस्से से कहा, तुम सही कह रही हो गंगा मौसी, हमें राजा भीमदेव के पास जाना होगा। धर्म के खिलाफ कोई कार्य नहीं होने देंगे। इस प्रकार जमींदार और गंगा मौसी राजा भीमदेव के महल पहुंचे। महाराज की जय हो। जमींदार ने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, जो कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है यह धर्म के खिलाफ है। राजकुमार को समझाना होगा और राधा को दंड देना होगा। राजा भीमदेव ने गंभीरता से कहा, पहले हम अपने पुत्र, मंत्री जी और राधा से मिलना चाहते हैं। तीनों को दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही देर में राजकुमार जयंत, मंत्री चरण सिंह और राधा राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने अपने पुत्र से पूछा, क्या यह सच है कि तुम राधा के साथ मिलकर सती प्रथा का विरोध कर रहे हो? राजकुमार ने कहा, पिताजी, इस सवाल का जवाब राधा से सुनना बेहतर होगा। राधा ने तब निडरता से कहा, हाँ महाराज, यह सच है क्योंकि यह प्रथा ही गलत है। राजा ने पूछा, लेकिन राधा, यह परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। राधा का स्वर तर्क संगत था। महाराज, अगर यह परंपरा सदियों से है तो एक सवाल, स्त्री ही क्यों? राजा चौंका। मतलब? राधा ने स्पष्ट करते हुए कहा, जब किसी महिला का पति मरता है तो उसे जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन जब किसी पुरुष की पत्नी मरती है तो उसे दूसरी शादी का अधिकार मिल जाता है। उसकी आवाज में दर्द था। क्यों महाराज? अगर यह परंपरा है तो पुरुष को भी तो अपनी मृत पत्नी के साथ जलना चाहिए। हर जगह स्त्री को ही अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? राधा के तर्कों को सुनकर राजा भीमदेव स्तब्ध रह गए। उन्होंने गंगा मौसी और जमींदार की ओर देखकर कहा, राधा के तर्क बहुत मजबूत है, उसकी बात बिल्कुल सही है। राजा ने तब दृढ़ता से घोषणा की, आज से हमारे राज्य में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। अब किसी भी विधवा को उसके पति के साथ नहीं जलाया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा में जश्न का माहौल बन गया। गंगा मौसी और जमींदार मुंह लटकाकर महल से वापस चले गए। राजकुमार ने राधा से भावुक स्वर में कहा, राधा, मुझे हमेशा तुम्हारी जैसी ही साहसी और सिद्धांतवादी साथी की तलाश थी। उसकी आवाज में प्रेम था। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राधा के होठों पर मधुर मुस्कान खिल उठी। उसकी आंखों में प्रेम और गर्व दोनों झलक रहे थे। हाँ जयंत, राधा ने धीरे से कहा।
मैं तुम्हारे साथ जीवन भर न्याय और सत्य की लड़ाई लड़ती रहूंगी। कुछ दिनों के बाद राधा और राजकुमार जयंत का भव्य विवाह संपन्न हुआ। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। चंदनपुर राज्य सती प्रथा से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। राधा अब न सिर्फ राजकुमार की पत्नी थी, बल्कि राज्य की भावी रानी भी थी। उसका संघर्ष और साहस इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया। इस प्रकार एक साधारण सी अनाथ लड़की का साहस एक पूरे राज्य की तकदीर बदल गया। राधा और राजकुमार जयंत ने मिलकर न्याय और समानता के लिए जीवन भर कार्य किया। सत्य और न्याय के लिए उठाया गया एक छोटा सा कदम भी पूरे समाज को बदल देता है। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और भी नई नई कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।